जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किए गए कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो कि ऑफिशियली जैक बोर्ड द्वारा आप सभी के लिए जारी किया गया है। बच्चा, इस प्रश्नों के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि हमारे परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कुल पूर्णांक जो है वो 50 अंक का है। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम 1 घंटे से पहले इस प्रश्न को हल करें और सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से समझें। तो चलिए बच्चा, आप लोग नोट्स कीजिएगा। कुल 50 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर होने पर आपके किसी भी तरह के अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चा, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 0, 2 या 3। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा। बच्चा, यहाँ पे हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो यहाँ पे होगा सही विकल्प 0। आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे होगा B 0। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब बच्चा, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम एक ऐसी संख्या जिससे मूल संख्या को गुना करने पर 1 प्राप्त हो। तो बताइए 5 को हम किससे गुना करें तो 1 प्राप्त होगा। 5 को हमें गुना करना होगा 1/5 से। तो यहाँ से 5 से 5 घट गया, 1 आ गया। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 होगा। क्लियर है। चलिए, 19 का वर्ग क्या होगा। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया है कि 19 का वर्ग क्या होगा। 324, 361, 341 या 371। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, दी गई संख्या को उसी संख्या से 1 बार गुना करना वर्ग कहलाता है। तो 19 को 19 से गुना करेंगे, होगा 361। 361 विकल्प भी सही है। 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा बताइए। 900 का वर्गमूल यदि हम करें तो यहाँ से 3 ये निकल जाएगा, 30 होगा। क्या होगा, 30। विकल्प 1 सही है। 11 का घन क्या होगा। घन क्या होता है जी, मूल संख्या को उसी संख्या के साथ 2 बार और गुना करना, यानी 11 गुने 11 गुने 11। तो गुना कीजिएगा 11 11 121, 121 को यहाँ से गुना कीजिएगा तो होगा 1331। विकल्प 3 सही है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, 8/27 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 8/27 का हमें घनमूल पूछ रहा है। तो 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3। तो 2/3 विकल्प पहला सही है। 6 का विकल्प पहला सही है। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया है, 5 और इसको हम लोग बोलते हैं घात, 5 की घात 3 का सही मान क्या है। तो 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार गुना कर दीजिए। 5 को 5 से 3 बार गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125। विकल्प 2 हमारा बिल्कुल सही है। x की घात 0 का मान क्या होगा। बच्चा, किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो विकल्प B 1 सही होगा। एक संख्या AB का विस्तृत रूप है। तो यहाँ पे AB दिया गया है, A और B, इसका विस्तृत रूप क्या है। बात करें यहाँ पे AB में, तो जो A है वो दहाई के स्थान पे है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10A लिख सकते हैं बच्चा, और यहाँ पे B प्लस B, B इकाई के स्थान पे है। तो 10A प्लस B, 10A प्लस B किस में है, विकल्प B में है। देखिए विकल्प भी आपके बदले गए हैं, 10B प्लस A है और 10A प्लस B है। यदि आप इसमें लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, विकल्प B में लगाना है। 10A प्लस B, ये दहाई के स्थान पे है A, और जो B है वो इकाई के स्थान पे है। प्रश्न संख्या 10वां पूछा गया है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है।
आपने पढ़ा होगा विभाज्यता वाले नियम में, तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, 3 से विभाज्य होने के लिए दो जो भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो 2, यहाँ पे है 1, 2 और 0, तीनों को जोड़िए तो 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 हो गए, 3 का पहाड़ा में 3 कट जाएगा यानी 120। यहाँ अंकों को जोड़िएगा तो 122 में 1 2 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 5 3 का पहाड़ा में नहीं कटेगा। तीसरा में जोड़िएगा तो 9 1 10 11, 11 भी नहीं कटेगा। 125 में जोड़िएगा 5 2 7 1 8, 8 यहाँ नहीं कटेगा, यानी 120 में जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, यानी जो विकल्प ए है 10वां का वो सही है। निम्न में एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक यानी एक पद हो, तो इसमें x जोड़ y, एक बार प्लस का चिन्ह आ गया तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे एक भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, यानी जो विकल्प बी है यहाँ पे 2xy वो सही है। विकल्प बी में आप लोग सही लगाइए। -2xy में संख्यात्मक गुणांक क्या है, इसमें संख्या क्या है, -2 है तो -2 हो गया यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक। विकल्प 2 बिल्कुल सत्य है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 13वां पूछा गया है a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा। a + b, a + b, a - b, a - b, a + b, a - b और d इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही विकल्प है बच्चा a - b और a - b। क्या होगा, a - b और a - b होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है x² - 9 का गुणनखंड होगा x जोड़ 3 x - 3, x - 3 x - 3, x + 9 x + 9 x + 3 x - 2, यहाँ पे x + 3 और x - 3 इसका गुणनखंड होगा। 15वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 3x का x रख दीजिए और जो यहाँ 2 है 2 को उठा के इधर लेके आइए तो 5, 2 इधर प्लस का इधर आएगा तो होगा माइनस का। 3x का 3x लिखेंगे यहाँ से, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 और इस 3 को इधर लेके आएंगे तो होगा बट्टे में 3/3, 3 का पहाड़ा में 3 कट गया एक बार में, यानी x का मान आ गया 1। विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 16वां पूछा गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि पूर्णांक को 1 मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। तो लगातार पूर्णांक है, यदि पहले पूर्णांक को हम x मानते हैं तो अगला पूर्णांक उससे 1 अधिक होगा यानी x + 1, और जो उससे अगला पूर्णांक है वो उससे 2 अधिक होगा, यानी पहले पूर्णांक को हम x मान रहे हैं, दूसरा पूर्णांक इससे x अधिक होगा तो x + 1, और तीसरा पूर्णांक इससे x और यहाँ पे 1 और अधिक होगा यानी x + 2, इसका योग कितना होगा 51 होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए आगे में x 3x हो गए, लिख देंगे, यहाँ 2 और 1 3 हो गए, 3 लिख देंगे बराबर 51। अब यहाँ 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर 51 - 3 होगा, यानी 3x बराबर 48 आएगा। 51 में से आप 3 को घटाइएगा तो क्या आएगा 48 आएगा। यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ हल्का सा, देखिए 3x बराबर 48 आ गया। आगे में करते हैं जल्दी से, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 3x बराबर क्या आ गया 48 आ गया जी। अब यहाँ पे x बराबर रहने देते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं तो 48/3 होगा, 3 का पहाड़ा में 48 कर देगा, 3 एकम 3 और यहाँ से कटेगा 6 बार में 18 तो 16, यानी x का मान आ गया 16। पहला आ गया 16, अगला इससे 1 अधिक होगा तो 17 और इससे 1 अधिक होगा 18, यानी 16 17 18, 16 17 18 किस में है जी, विकल्प 2, विकल्प 2 में सही होगा। बात समझ में आ गई बच्चा। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का कितना प्रतिशत, कितना की जगह हम x मान लेते हैं तो x प्रतिशत कितना है 16 है। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ से काट लेते हैं। 40 का 1 0 से 100 का 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10 और भी कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में इधर काट लेते हैं, 16 2 8 16, 8 की गुना 5 से करेंगे तो 8 बचे 40, यानी 40 का 40% 16 है, 40 का 40%, विकल्प सी सही है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 40 का 40% कितना होगा 16 होगा,
आप ऐसे देखिए, ये 40 है, 40 का हम 40% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 4 आया 16%। कितना आया बच्चा? 16% आया। आ रहा है आपको समझ में? बिल्कुल। 18वां प्रश्न पूछा गया है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या क्या है? प्रश्न आपसे इतना पूछ रहा है कि 50 का 60% कितना होगा? बस 50 का 60% निकाल दीजिए। 50 गुने 60/100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो पर कट गया, 6 पचे 30, 30 होगा जी। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या बताइए, यानी 50 का 60% बताइए। 19वां प्रश्न है, यदि x बराबर 1 y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? बताइए बच्चा जल्दी से, क्या होगा? x का मान क्या है? 1 है, और y का मान -2 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा, और -2 का वर्ग -2 गुने -2 होगा, यानी 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, सीधा लिख देंगे, 4 और 1 5। विकल्प सी सही होगा। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? यानी 7 गुने 7 गुने 7, यही होगा। 343 गुना करेंगे, इकाई का अंक 3 होगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये है, और 10% का बट्टा दिया जा रहा है, यानी 2000 रुपये है, 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा? 90% में, क्योंकि 10% तो हटा दिया जा रहा है। तो सीधा आप 2000 का 90% ज्ञात कीजिए। 90% यानी 90/100, 2 जीरो से 2000 का 2 जीरो काट के 90 को गुना कीजिए 20 से, तो आएगा 1800। 1800 किस में है जी? विकल्प डी में होगा। प्रश्न संख्या 22वां पूछा गया है, 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? तो हमें पैसे और रुपए के बीच अनुपात बताना है। सबसे पहले हम इकाई को बराबर करेंगे। यदि इधर पैसा है तो इधर भी पैसा कर लेते हैं। 75 पैसा है और 2 रुपये, 1 रुपये में होता है 100 पैसा, तो 2 रुपये में 200 पैसा, यानी 75 अनुपात 200 हो गया। काट लेंगे, 25 दिया 75, और यहाँ से 25 अट्ठे 200, 3 अनुपात 8, विकल्प 1 सही होगा। 23वां प्रश्न पूछा गया है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी, विकल्प डी। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? यहाँ पे 1 2 3, यानी इन दोनों के वर्गों को जोड़ें तो तीसरे के बराबर होना चाहिए, यही होता है। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 और 1 5, ये तो 3 का वर्ग के बराबर नहीं है, तो पहला नहीं होगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है ना। 9 10 11 12 13, 13 4 के वर्ग के बराबर नहीं है। अब यहाँ तीसरा देखें तो 6 का वर्ग 36 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 100, और तीसरा अंक दे रखा है 10, यानी 10 का वर्ग 100 होगा, यानी तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा पाइथागोरस त्रिक है। 25वां प्रश्न है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? 450 रुपये का है और 360 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का बट्टा दे रहे हैं? 450 में 360 को घटा दीजिए, बड़ा आसान है, तो घटाइए पर आएगा 90, विकल्प 3। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी जाएगी? 64/16 कर लीजिए, 16 चौक 64, यानी इसको 144 को भाग कीजिए 4 से, 4 4 दिया 12, 4 2 4 छक 24, यानी 36 पेंसिल हम लोग खरीद लेंगे 144 रुपये में। 27वां प्रश्न पूछा गया है, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे? 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन से करते हैं, तो पहला 45 गुने 13 होगा। 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे? 39 गुने x कर देते हैं, तो काट लेते हैं, 13 तिया 39, 3 का फाड़ा में 45 कट जाएगा, 15 बार में 15 दिन में 39 व्यक्ति समाप्त कर देंगे। क्लियर है। 28वां प्रश्न है, वर्ग के सभी बायकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है जी, विकल्प 1 सही है। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 500 रुपये, PRT लगा देते हैं, 500 गुने 5 गुने 2 बट्टा में 100 कर देंगे। 500 के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो घट गया, 5 पचे 25 और 25 दूनी 50, यही होगा।
ठीक है, 500 रुपये का था, 50 रुपये होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी 2D आकृति है? दो 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय बोलते हैं। घनाभ ये तो 3 डायमेंशनल है, बेलन 3 डायमेंशनल है यानी 3D है, और शंकु भी 3D है। यहाँ पे जो आयत है वो 2 डायमेंशनल है। तो जो विकल्प बी है बच्चा आयत, इसमें 2D आकृति है। समझ में आई बात? चलिए, 31वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नांकित में कौन आयलर सूत्र है? आयलर सूत्र मैं अभी पढ़ा रहा था, अभी इस चैनल पे यही पाठ चल रहा था, 12.3 में ये दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आयलर का सूत्र? जल्दी से बताइए। f+b=e+2, हाँ f+b=e+2 यही होता है, f+b=e+2। चलिए 32वां प्रश्न को करते हैं। बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चा प्रश्न संख्या 32वां यहाँ पूछा गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे करते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यहाँ विकर्ण दे रखे हैं 24 और 10, 24 और 10 को गुना कीजिएगा आपस में तो होगा 240, है ना। अब इसको काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा 240, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 120 आया, यानी डी विकल्प सही है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न संख्या 33वां करते हैं। 33वां प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चा 1/2 समांतर भुजाएं, यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाएं दे रखी है 8 और 6, 8 और 6 को जोड़िएगा तो होगा 14, और ऊंचाई दे रखी है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। 14 कहाँ से आया जी? तो समांतर भुजाओं का हमने योग किया, 2 का पहाड़ा हम 14 कर जाएगा 7 बार में, तो 7 14, 7 की गुना 5 से कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 का क्या होगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प ए बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न पूछा गया है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर सही होगा। प्रश्न संख्या 35वां यहाँ पे दिया गया है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चा 2πr/h, ठीक है। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 लेते हैं। आर यहाँ दे रखा है 14 है तो 14 लिखेंगे, एच दे रखा है 10 है तो 10 लिख देंगे। काट देते हैं, 2 का पहाड़ा में 7 का पहाड़ा में 7 दूनी 14, 22 की गुना 2 से करेंगे तो 44, 44 की गुना करेंगे 2 से तो होगा 88, 88 की गुना 10 से करेंगे तो होगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 36वां प्रश्न पूछा गया है, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा? घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है घन, यहाँ पे भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा दे रखी 8, 8 का क्यूब कितना होगा जल्दी से बताइए? 64, 4 का होता है, 512 8 का होता है तो 512 होगा। 37वां प्रश्न पूछा गया है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। पाई दे रख लेंगे 22/7, आर दे रखा है यहाँ से 7 तो 7 × 7, एच लेंगे 10, ठीक है। 7 का पहाड़ा 7 कट गया एक बार में, 7 10 70 आया, 70 की गुना 22 से कीजिए तो होगा 1540। 38वां प्रश्न पूछा गया है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 3 मीटर और 2 मीटर है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर क्यूब इसका सही होगा। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? अब घन में कुल कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, तीनों चीज़ को याद कर लीजिए। कैसे याद कीजिएगा? मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो उस कमरे में 4 दीवारें होंगी, एक छत और एक ज़मीन। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चा, 4 दीवारें, एक छत, एक ज़मीन, ये फलक हुए। तो फलक 6 होते हैं। बात करें शीर्ष, तो शीर्ष क्या होता है? कोना। ऊपर 4 कोना है, नीचे 4 कोना है, तो 4 और 4 8, 8 शीर्ष होते हैं। और किनारे की बात करें तो एक कोना से लेकर के दूसरे कोना तक जो लाइन जाता है उसको बोलते हैं किनारा। तो ऊपर 4 होगा, नीचे 4 होगा, 4 और 4 8, और ऊपर का कोना से लेकर नीचे के कोना तक आता है उसको बोलते हैं, इधर भी आता है यानी चारों ओर आया तो 4 4 8 और चारों तरफ से आया 4 4 4 4 4 4 12, 12 किनारा होता है। यहाँ पे घन की बात करें तो 12 और घनाभ की बात करें तो 12। याद रखिएगा शीर्ष कितने होते हैं? 8, किनारे होते हैं 12 और फलक होते हैं 6। 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा? यहाँ जो इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, 1 2 3 4, ये तो सही है, कई बच्चे इसमें लगा देंगे, ये रोमन अंक है बच्चा, इसमें नहीं लगाइएगा। वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टा 2। उच्च सीमा 40 है, निम्न सीमा 30 है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा होगा, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, 40 3 70 बट्टा 2, 70 को 2 से भाग कीजिएगा तो आएगा 35, यानी 35 होगा। 35 किस में दे रखा है? विकल्प डी। वर्ग अंतराल 20 30 का माप क्या होगा? इसमें क्या करना है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है, यानी 30 में से 20 को घटाइएगा तो आएगा 10। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ऑप्शन डी। ना तो वर्ग अंतराल, ना वर्ग चिन्ह, ना बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिसर बोलते हैं। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम पाई चार्ट है जी। ऑप्शन 2 सही होगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा? 2 सिक्का है यानी एक में 2 पहलू होते हैं, चितपट, 2 में 4 होगा, 4 परिणाम प्राप्त होंगे। जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए सम संख्या कितने होते हैं? एक सिक्के में कुल कितने सम संख्या होगी? तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 4 और 6, तो यहाँ पे 3 आ सकता है और 3 यहाँ से नहीं आ सकते हैं, तो कितना होगा? 1/2 होगा बच्चा, 1/2 यानी आधा होता है, 1/2 होगा। 3 में से मतलब आप बात कीजिए तो 3 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, यानी 1/2 हो सकता है। एक थैले में 4 नीली गेंद, 2 हरी गेंद एवं 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी? अब बताइए यहाँ पे कहीं भी पीला का बात हो रहा है? नीला है, हरा है, काला है। जब उसमें पीला गेंद है ही नहीं तो क्या प्रायिकता होगी? 0 होगी कि पीला गेंद आएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश बना लेते हैं। यहाँ पे होता है प्लस प्लस, ठीक है, यानी x भी प्लस y भी प्लस। इधर बात करें तो इधर तो x तो माइनस होता है, y प्लस होता है। यहाँ x भी माइनस, y भी माइनस। यहाँ पे ये तो होता है प्लस, ये होता है माइनस। यही तो होता है चतुर्थांश में। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो -3 -4, इसमें भी -3 -4 तो तृतीय में होगा, तृतीय चतुर्थांश। बिंदु A 2 -5 में कोटि का मान क्या है? तो बच्चा 2 चीज़ें होती है, भुज और कोटि। क्या होता है? भुज और कोटि। जो x एक्सिस होता है उसको बोलते हैं भुज, जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे बात करें तो x 2 है यानी ये भुज है, y बराबर -5 है, ये कोटि है, तो -5 कोटि है। भुज बोलेगा तो क्या होगा बताइए? भुज बोलेगा तो होगा तो बताइए अपना स्कोर कि कितना हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बच्चा भारतवर्ष क्लासेस पर विज्ञान और हिंदी के भी प्रश्न अपलोड किए गए हैं तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद बच्चा।